हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितेश सिंह आपका केमिस्ट्री टीचर हाजिर हूँ फिर से एक बार केमिस्ट्री में एक नए कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री पे। स्टूडेंट्स, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने लास्ट क्लास टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन किया था और इस क्लास में हम लोग कॉलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि नेक्स्ट क्लास हमारा कॉलिजन थ्योरी का होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं कॉलिजन थ्योरी। हेडिंग देंगे कॉलिजन थ्योरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये कॉलिजन थ्योरी है क्या और कॉलिजन थ्योरी को दिया किसने। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉलिजन थ्योरी को दिया किसने। तो कॉलिजन थ्योरी को मैक्स ट्रॉर्ज मैक्स ट्रॉर्ज एंड विलियम लेविश ने दिया। किसने दिया? तो मैक्स ट्रॉर्ज और विलियम लेविश ने इन 1916 में दिया, है ना। तो कॉलिजन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैक्स ट्रॉर्ज एंड विलियम लेविश इन 1916। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्या कहता है ये थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the reacting molecules are hard sphere। इन लोगों ने माना कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हार्ड स्फीयर होते हैं एंड दे मस्ट कोलाइड टू each other to form product। समझना ध्यान से। उन्होंने माना कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हार्ड स्फीयर होते हैं और जब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन होता है, जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके, they must collide to each other to form product। ओके, तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए वो आपस में टकराते हैं, आपस में कॉलिजन होता है, तब जाके किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए उन्होंने अब कितना कॉलिजन होता है, तो उन्होंने कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया। क्या बताया? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अब ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? लिखना द number of collision per second per unit volume of reacting mixture is called कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अब इसके लिए एक इक्वेशन है, देखना ध्यान से। अगर हम लोग लेट अ बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन, एक बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन हम लोग लेते हैं, उसके लिए हम लोग देखते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन है, A प्लस B मिलके प्रोडक्ट बनाया। तो A प्लस बी मिलके तभी प्रोडक्ट बनाएगा जब A और B के बीच में होगा कॉलिजन। A और B के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया, रेट इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। ओके, और जेड ए बी को बोला गया कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोला गया? सॉरी, हाँ, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट या फिर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन रिएक्टेंट ए एंड बी। बाकी सब तो आप जानते हैं। बाकी सब क्या जानते हैं आप? तो ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है?
टेम्परेचर और ये है रेट, है ना। अगर इस इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए, आर्हेनियस इक्वेशन से, तो K इक्वल टू क्या होता है? K इक्वल टू होता है A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो अप्रोक्सीमेटली Z और A क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। ओके, तो ZAB मतलब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा आर्हेनियस कांस्टेंट के, या फिर इसको हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए ये इक्वेशन उन्होंने दिया किसके लिए? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए। फटाफट नोट कर लीजिए, नोट कर लिए? ओके, तो इसको अब हम लोग इरेज करते हैं। आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स में। देखना, फॉर गैसेस मॉलिक्यूल्स जो नंबर ऑफ कॉलिजन होता है, फॉर गैसेस मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ कॉलिजन is about 10 to the power 25 to 10 to the power 28 कॉलिजन पर सेकेंड, है ना, कॉलिजन पर सेकेंड। अब देखना 10 to the power 25 to 10 to the power 28 कॉलिजन पर सेकेंड होता है। तो क्या ये सारे जितने कॉलिजन होंगे सारे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है ना। बट only a small fraction of collision to form product। ओके, तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए सिर्फ थोड़ा सा ही, मतलब कम ही कॉलिजन होते हैं। ऐसा क्यों भाई? तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कॉलिजन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है ना, कुछ रिक्वायरमेंट है। सारे कॉलिजन क्यों नहीं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहे हैं, और जो कॉलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कॉलिजन। द कॉलिजन टेक्स प्लेस which convert into the product is known as effective collision। वे सारे कॉलिजन जो कॉलिजन के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन। तो इफेक्टिव कॉलिजन के लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो आइए हेडिंग दीजिएगा, कंडीशंस फॉर कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कॉलिजन। क्या कंडीशन है इफेक्टिव कॉलिजन के लिए? तो सबसे पहले, है ना, देखना, ध्यान से देखना, द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पोजेजेज, मस्ट पोजेजेज लिख लीजिए, must possesses a minimum energy to form product called, कोई बताएगा इसको क्या बोलेंगे? इस एनर्जी को बता चुके हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने, जब टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा था। कॉल्ड, कोई सोच लिए, जो सोच लिए उनका सही है। क्या सोचे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में नहीं ना सोचे? नहीं भाई, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में नहीं सोचना, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में मिनिमम जो एनर्जी होना चाहिए वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी होना कहते हैं, है ना। और सेकंड है प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कॉलिजन का प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तभी जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा।
तो हम लोग सबसे पहले प्रॉपर ओरिएंटेशन को समझते हैं, इस पॉइंट को फिर उसके बाद समझते हैं। ओके, तो पहले लिख लीजिए कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कॉलिजन। क्या कंडीशन है? तो मॉलिक्यूल्स का कुछ मिनिमम एनर्जी होना चाहिए जिससे एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और मॉलिक्यूल्स कॉलिजन के लिए मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। आइए समझते हैं, पहले एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से, फिर एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो समझिए ध्यान से, जैसे यहां पे A+B आपने बोला और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो ध्यान से देखना कब ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और कब नहीं होगा। तो जैसे ये A और A का मॉलिक्यूल है और ये, सॉरी थोड़ा सा दूर दिखा दीजिए, प्लस ये B और B का मॉलिक्यूल है। अब ये जब दोनों पास आएंगे तो ये A और ये यहां और B यहां हुए। अब ध्यान से देखना, अब जब आप देखेंगे ना तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि A इधर है और B इधर है, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। देखना ये जो मॉलिक्यूल है A बस यहीं से ना टकराया, यहीं से ना कॉलिजन हुआ, जबकि यहाँ पे मॉलिक्यूल में A है और B है, इसलिए यहाँ से जब टकराएगा तो ये जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ B और B के और A और E के बीच के का बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा, है ना। तो डू नॉट फॉर्म प्रोडक्ट, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इसलिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। यहां पे दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिखा, चलिए अब दिखने लगा। चलिए ये तो था इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस देखते हैं। ये देखना, ये ये A के मॉलिक्यूल है और ये B और B के मॉलिक्यूल हैं। इनका जब कॉलिजन होगा तो ये कॉलिजन करने जब पास आएंगे तो ये यहाँ पे ऐसे बनेंगे, है ना। अब देखना ध्यान से, जैसे ही कॉलिजन होगा अब A और A के बीच का, B और B के बीच का आराम से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा ये बना देगा AB, क्या बना देगा? AB प्लस AB। देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये क्या था? प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो जब प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। जब इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इसलिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉलिजन है वो प्रॉपरली होना चाहिए। अगर प्रॉपरली ओरिएंटेशन नहीं है, प्रॉपर कॉलिजन नहीं है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। बताइए समझ में आया? तो सबसे सेकेंड पॉइंट को हम लोग पहले पढ़ लिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, देखना जरा ध्यान से। अगर CH3Cl है ना, मिथाइल क्लोराइड OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CH3OH और प्लस Cl माइनस बाहर निकलेगा। अब CH3Cl का पहले स्ट्रक्चर बना लिए, H और यहाँ पे है Cl। इसके ऊपर होता है डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर होता है डेल्टा पॉजिटिव। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है तो डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है तो डेल्टा पॉजिटिव। अब OH माइनस आएगा इस पे अटैक करने। अब समझना ध्यान से, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, क्या ये आ पाएगा? नहीं हो आ पाएगा। तो इनके बीच में ये जो ओरिएंटेशन है ना, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ओके, तो यहां पे किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन ये केस 1 था। सेकेंड केस में देखना वो प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है कि नहीं। H और यहां पे Cl डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। और OH माइनस इसके ऊपर नेगेटिव है और ये इधर से अटैक किया, इस साइड से।
है ना, पीछे वाले साइड से अटैक किया, तो जैसे ही पीछे वाले साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। इंटरमीडिएट के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, बिल्कुल, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा Cl- और OH पे भी डेल्टा माइनस होगा, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट। और जैसे ही इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब प्रोडक्ट का तो फॉर्मेशन होना ही होना है, और फिर Cl- हो गया बाहर। तो देखिए इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन है। कौन सा ओरिएंटेशन है? प्रॉपर ओरिएंटेशन। आपने देखा कि कैसे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन था तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन होने के कारण प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये एग्जांपल था जिससे हम लोगों ने ये समझा कि मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करेंगे तो उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, तभी जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला केस। थोड़ा उसको अच्छे से समझा जाए कि भाई ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है क्या। ओके, तो समझना जरा। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा था। उस समय पे थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। बताइए क्या पढ़ा था? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? तो रिएक्टेंट का जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ओके, तो उस क्लास में हमने आपको समझाया था कि थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर पूरा नहीं है किसी मॉलिक्यूल का तो हम लोग उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, है ना। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, द minimum energy required for the reacting molecules to form product is called थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, चलिए अब फिर हम लोग देखते हैं कौन सी एनर्जी? तो एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम एनर्जी, फिर से, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड for the reacting molecules so that their energy is equal to the threshold energy, is equal to the थ्रेशोल्ड एनर्जी कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको? एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और एक ग्राफ बना के हम लोग समझते हैं इस एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को भी और थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी। चलिए एक पहला ग्राफ, यहां पे ये ग्राफ हम लोग पहले भी देख चुके हैं लेकिन फिर से देख लेते हैं। पहला, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस पे हम लोग किसको रख रहे हैं? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। याद होगा लास्ट क्लास में ये ग्राफ हम लोगों ने देखा था। और इधर हम लोग लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आप पोटेंशियल एनर्जी लिखिए या फिर सिर्फ एनर्जी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि रिएक्टेंट के बीच, मतलब एक रिएक्शन हो रहा है, A प्लस बी मिलके प्रोडक्ट बनाया। ओके, अब ध्यान से देखना, रिएक्टेंट का कुछ एनर्जी होगा जिस एनर्जी को हम लोग बोले थे ER, है ना, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे है। ओके, और इंटरमीडिएट बनाने के लिए एनर्जी जो चाहिए यहां पे है। मतलब आप याद कीजिए, इसको हम लोग क्या बोले थे? एक्टिवेटेड
कम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो यहाँ पे है, और ये इसका वैल्यू कुछ पुट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 किलो जूल है ना, यहाँ पे 10 किलो जूल है, ओके 10 किलो जूल है, और यहाँ है, चलिए बहुत ऊपर ले लेते हैं, इसको मान लिए कि 50 किलो जूल। कितना मान लेते हैं? 50 किलो जूल। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब ये हम ये मानते हैं 5 किलो जूल रिएक्टेंट की एनर्जी नहीं है, उसकी एनर्जी है 10 किलो जूल। कितना मान लेते हैं हम लोग? 10 किलो जूल। ओके, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे है ER, ये है, तो यहाँ से एनर्जी जो यहाँ पे गया एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के लिए और फिर जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, ये। चलो ध्यान से देखना, अब ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ तो इनकी एनर्जी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ER से एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है उसको हम लोग बोलते हैं EA, और चूंकि जब देखना ये AB से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं C+D, और फिर CD से AB भी बनेगा, मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसको RF बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं RB। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इसको बोलेंगे EAF, और यहां से देखना ये EAF, और ये जो एनर्जी है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी एनर्जी? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। कहीं इधर बना ले, चलिए ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलो ध्यान से देखना, और फिर यहां से यहां तक का जो एनर्जी है इस पोजीशन से, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, इसको हम लोग EP बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? EP। और यहां से यहां तक का जो एनर्जी है, फिर से ये है एक्टिवेशन एनर्जी। किसके लिए? तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। किसके लिए है ये? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो यहां पे देखना EA इज ग्रेटर देन EAB इज ग्रेटर देन EAF। ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन का से बैकवर्ड रिएक्शन का ज्यादा है। तो इस समय अगर आप निकालें, क्या निकालना है? EAR का एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम लोग अगर यहां पे डिफरेंस देखें, किसका डिफरेंस देखना है? एनर्जी का डिफरेंस। तो इसको हम लोग डेल्टा H बोलते हैं, और डेल्टा H इक्वल टू होता है EAB माइनस EAF माइनस EAB। चलिए, तो EAF का वैल्यू कितना है? EAF का वैल्यू 50 माइनस 10, तो ये हो गया 40, तो 40। और EAB का वैल्यू कितना है? तो ये है 5 के ऊपर है तो 45, तो ये वैल्यू आ गया माइनस का 5, और माइनस डेल्टा H निगेटिव आ गया। ध्यान से देखना, डेल्टा H निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये जो रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कौन क्या है पहले एक बार समझ लीजिए। EAF है एक्टिवेशन एनर्जी, ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ओके। और EAB क्या है? तो EAB है एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी है एक्टिवेशन एनर्जी, और ये एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए है? ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और डेल्टा H का वैल्यू आया निगेटिव, इसलिए ये रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए EAB इज ऑलवेज ग्रेटर देन EAF। यहां पे हम लोग लिख रहे हैं ऑलवेज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ऑलवेज ग्रेटर होगा और इसका वैल्यू निगेटिव आएगा। ओके, चलिए, तो ये ग्राफ, तो जरूरी नहीं कि हमेशा एनर्जी रिलीज ही हो, है ना, हमेशा एनर्जी का वैल्यू निगेटिव ही है, पॉजिटिव ही आ सकता है। तो आइए दूसरे ग्राफ से समझते हैं। पहले इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए, अब आइए सेकंड ग्राफ हम लोग देखते हैं, इसको एक्टिवेशन एनर्जी को और थ्रेशोल्ड एनर्जी को समझने के लिए।
सेकेंड ग्राफ, फिर से हम लोग इस वाई एक्सिस पे ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। ओके, किसको ले लिए? पोटेंशियल एनर्जी को। और इधर लिख रहे हैं हम लोग रिएक्शन कोऑर्डिनेट। किसको लिख रहे हैं? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। वैल्यू वो हाइपोथेटिकल है, ऐसा नहीं समझिए कि वैल्यू गिवन, नहीं, ये वैल्यू हम लोग लेके समझा रहे हैं आपको कि कैसे वैल्यू निगेटिव आएगा और यहां पे कैसे वैल्यू पॉजिटिव आएगा। देखना ध्यान से। तो यहाँ पे है इसका वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 10 किलो जूल, यहाँ पे है फिर से 15 किलो जूल, ओके, और यहाँ पे है फिर से 50 किलो जूल। समझना ध्यान से। और ये जो एनर्जी है यहाँ पे ये है ई आर। क्या है ये? ई आर। मतलब फिर से वही ए प्लस बी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन सी प्लस डी, और फिर बैकवर्ड होके क्या बना देंगे? ए प्लस बी। तो इसको हम लोग आर एफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आर बी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब इनको एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाने के लिए 50 किलो जूल एनर्जी चाहिए। तो चलिए ले चलें 50 पे, और 50 से इसको लाए नीचे, और ये आके कहाँ पे रुक गया? थोड़ा सा और नीचे आ जाओ भाई तुम, 15 पे रुक गया। कहाँ पे आके रुक गया? 15 पे। तो ये रहा ई पी। कौन हुआ? ई पी। अब ई आर से यहाँ पे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाने के लिए, ध्यान से समझिएगा, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाने के लिए हम लोगों ने जो एनर्जी लिया उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, और फिर से बोलेंगे ई ए बी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और सॉरी फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसको हम लोग बोलेंगे ई ए बी, है ना, ई ए बी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और फिर से ये जो ग्राफ हुआ आपका यहां से यहां तक का जो ये एनर्जी हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं, फिर से लिख देते हैं इधर, कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी हो गई ये? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी। और यहां पे अब देखना ध्यान से, इसके लिए कौन ज्यादा है? तो ई ए एफ इज ग्रेटर देन ई ए बी, और ऐसा होगा ऑलवेज, है ना, ऑलवेज। पहले समझते हैं। तो ई ए एफ का वैल्यू कितना है? तो डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा ई ए एफ माइनस ई ए बी। और ई ए एफ का वैल्यू कितना है? तो ई ए एफ का वैल्यू है 10 से गया 50 तक तो 40। कितना वैल्यू है इसका? 40। और ये 15 to 40 तो 35, ये है 35। तो ये वैल्यू आ गया 5 पॉजिटिव का। तो डेल्टा एच जब पॉजिटिव आ गया तो बताइए कौन सा रिएक्शन? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए समझना ध्यान से, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ई ए एफ मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन ई ए बी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया? तो ये था एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए ग्राफ, जिसमें हम लोगों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन को भी देखा और एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी देखा। और ये ग्राफ पहले भी हम लोग समझ चुके हैं जब हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। ओके, चलिए मिटा दें इसको। तो आइए आगे। फिर एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड किसके के ऊपर करता है, इसको देखते हैं, फिर क्लास को खत्म करेंगे और ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। तो लिखना एक्टिवेशन एनर्जी। क्या समझ रहे हैं आप? एक्टिवेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जनरली डिपेंड्स अपॉन। तो ये सबसे पहले डिपेंड करेगा नेचर के ऊपर। किसका? तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट। हम लोग ये पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। वहां पे हम लोगों ने नेचर ऑफ रिएक्टेंट देखा था, है ना, या फिर नेचर ऑफ बॉन्ड भी आप बोल सकते हैं उसको। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंट बॉन्ड होता है ना। तो डिफरेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल कैसा है, उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना, और उसको तोड़ने में कितना एनर्जी लग रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना,
the molecules having less EA, है ना, the molecules having less EA greater the rate कांस्टेंट, उनका रेट कांस्टेंट या फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, अधिक होगा। ओके, तो पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड किया, और सेकेंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट के बारे में, और कैटलिस्ट का हम लोगों ने वहां पे डिफिनीशन देखा था। क्या देखा था? द सबस्टांस, ध्यान से देखिएगा, द सबस्टांस विच इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, the substance which increase the rate of a chemical reaction without itself, लिख लीजिए, without itself undergoing any permanent chemical चेंज। तो वो अपने आप में कोई परमानेंट केमिकल चेंज किए बिना केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। इसको और भी अच्छे से समझते हैं, इसको मिटा दें, चलिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। कैटलिस्ट है क्या एक्चुअली? तो वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है लेकिन अपने अंदर केमिकल चेंज नहीं लाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। इस सिंपल सा समझिए कि कैटलिस्ट वो है, जैसे दो आदमी में झगड़ा हुआ है ना, दोनों आदमी में बातचीत बंद है, ओके, दोनों एक इधर रह रहा है, एक इधर रह रहा है, किसी में कोई बातचीत नहीं हो रहा है। फिर एक आदमी आया, दोनों में दोस्ती करा दिया, फिर सुलह करा दिया, बात शुरू हो गया। तो आप समझिए कि वो कैटलिस्ट का काम किया और फिर से वो बाहर निकल जाएगा। तो मेरा मतलब ये है कि वो जो आदमी आया वो क्या किया, है ना, तो उन दोनों में बॉन्ड बनाया। पहले अपना बॉन्ड उनके साथ, एक आदमी के साथ, फिर अपना बॉन्ड दूसरे आदमी के साथ, अब उन दोनों का बॉन्ड बना दिया, ओके, और फिर खुद बाहर निकल गया। तो वो जो इंसान दोनों में सुलह कराया वो एक कैटलिस्ट है। क्या है? कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट का काम क्या है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ खुद बॉन्ड बनाता है और फिर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बना के खुद बाहर निकल जाता है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। इसलिए रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है। ओके, और एक चीज और, वैसा सबस्टेंस जो केमिकल रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करता है उसको हम लोग कैटलिस्ट नहीं कहते हैं, उसको हम लोग इनहिबिटर कहते हैं। इनहिबिटर, INHIBITOR। ओके, तो द सबस्टेंस विच डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इनहिबिटर। तो समझिए, तो कैटलिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कैटलिस्ट तो वो सबस्टेंस जो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है ना, और एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है। सिंपली एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कैटलिस्ट क्या करता है कि कैटलिस्ट अगर रिएक्शन में आप कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं, किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट आ गया तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए या फिर इंटरमीडिएट बनने के लिए एनर्जी को कम कर देता है, जल्दी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। ओके, मतलब जल्दी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस चीज को एक हम लोग ग्राफ से समझते हैं। ओके, तो देखना, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये ग्राफ, फिर से वही एक रिएक्शन हो रहा है, A प्लस B और मिल के बना दिया प्रोडक्ट। समझना ध्यान से। तो इनकी कुछ अपनी, फिर से इधर हम लोग ले रहे हैं कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं क्या? तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ध्यान से समझिएगा। अब हमारा क्लास समाप्त होने वाला है। अरे चलिए, तो ये है रिएक्टेंट की एनर्जी। यहां पे हम लोगों ने ले लिया ER, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पे जाने के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है,
अब ये रहा EP, समझना। तो यहाँ से यहाँ तक के एनर्जी को हम लोग कौन सी एनर्जी बोल रहे हैं? EA, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो और ये है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आएगा तब आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर आपके रिएक्शन में कैटलिस्ट है तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को घटा के, देखना ध्यान से, यहां पे कर देगा, उनकी एनर्जी को ही कम कर देगा ये, ओके। तो यहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डैश दे देते हैं। और ये वाला जो ग्राफ है, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, और ये वाला जो बना कर्व इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। तो आप देखें कि कैटलिस्ट क्या किया, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को ही घटा दिया। अब हम लोग इसको बोलेंगे EA डैश। तो नहीं, तो देखना ध्यान से, अब ये भी तो घटा दिया ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी का भी तो वैल्यू घटा दिया। तो कैटलिस्ट क्या करता है, समझना ध्यान से, कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, समझना ध्यान से, कैटलिस्ट इंक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट इंक्रीजेज थ्रेशोल्ड एनर्जी, कैटलिस्ट इंक्रीजेज थ्रेशोल्ड एनर्जी, शो दैट कैटलिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इस तरीके से कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को भी इंक्रीज कर देगा। तो ये टॉपिक एनसीईआरटी में इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट लिख के दिया हुआ है, और हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी से ही इसको कनेक्ट करके पढ़ लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स फाइनली कंप्लीट हो गया। कोई भी ऐसा सिंगल टॉपिक नहीं है जो केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग का बाकी है। तो आप केमिकल काइनेटिक्स का सारे वीडियो अच्छे से देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं, ओके। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का, कुछ उसमें एनसीईआरटी का प्रॉब्लम होगा, कुछ जेईई मेन का प्रॉब्लम होगा, कुछ नीट का प्रॉब्लम होगा, या फिर अदर कंपटीशन एडवांस वगैरह का भी प्रॉब्लम होगा, ओके। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट और केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट वीडियो में। अगर इस चैप्टर का कोई भी ऐसा सिंगल टॉपिक हो जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ओके। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप रेगुलर स्टडी करते रहें और हमसे भी जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।